विशेषताओं पर नजर डालते हैं। प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर साल 5 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्यों का सुझाव जिला कलेक्टर को दे सकता है। लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों की सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा सांसद अपने निर्वाचित राज्य में किसी एक अथवा अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश के किसी भी राज्य में अपनी पसंद के एक या अधिक जिले चुन सकते हैं। संसद सदस्यों को हर साल एमपी लैड्स निधियों से अनुसूचित जाति के लोगों के निवास क्षेत्रों में 15% और अनुसूचित जनजाति निवास क्षेत्रों में 7.5% के लागत कार्यों की अनुशंसा करना आवश्यक है। सांसद राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाले कार्यों को चुन सकते हैं, जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन। बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में भी कार्यों की सिफारिश की जा सकती है। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। विभिन्न देशों में शासन के मेनली 2 बड़े फॉर्मेट हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का बेहतर उदाहरण यूएसए है, जबकि संसदीय का बेहतर उदाहरण भारत को ले सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को सीधे जनता चुनती है। राष्ट्रपति ही सरकार और राज्य का प्रमुख होता है। शासन की तीनों शाखाएं यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती हैं। ये एक दूसरे को न तो बर्खास्त कर सकते हैं न ही भंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का पहला कथन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संबंधित है, न कि संसदीय शासन प्रणाली से, इसलिए यह गलत है। अब हम संसदीय शासन प्रणाली पर आते हैं। इस प्रणाली को सरकार की कैबिनेट प्रणाली या उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसमें राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। इस प्रणाली में भी तीनों शाखाओं को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनसे ये पूरी तरह अलग नहीं है। देश की जनता अपने क्षेत्र से प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिका में भेजती है। सरकार चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसके सदस्य भी विधायिका से ही रहते हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के एक निर्णय के मुताबिक मौलिक अधिकारों या आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होने पर नवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इस भंडार से देनदारियों का भुगतान भी किया जाता है। आरबीआई देश के फॉरेक्स रिजर्व का संरक्षक है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण और प्रबंधन करता है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें निर्बंधन के लिए इंग्लिश टर्म देख लेना चाहिए ताकि और क्लैरिटी हो सके। यहाँ निर्बंधन के लिए लिमिटेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या डीपीएसपी विधायिका या कार्यपालिका अथवा दोनों के कामों पर रोक लगाते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि डीपीएसपी न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका के कार्यों को सीमित करते हैं, बल्कि ये विधायिका या कार्यपालिका की मदद के लिए ही संविधान में शामिल किए गए हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि डीपीएसपी किसी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन ये देश की शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इस अनुच्छेद में 2 शब्द हैं, एक तो राज्य है और दूसरा है विधि। राज्य में वही शामिल हैं जो भाग 3 के तहत हैं, यानी विधायिका और कार्यपालिका इसमें शामिल हैं। विधायिका मतलब इसमें संसद और विधानमंडल शामिल होंगे, जबकि कार्यपालिका में संघ और राज्य सरकार शामिल होंगे। वहीं विधि में संविधान संशोधन अधिनियम, अध्यादेश, साधारण अधिनियम, उपविधि, अधिनियम के तहत बनाए गए नियम और विनियम, आदेश, संवैधानिक आदेश या अधिसूचना को ले सकते हैं। अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति 6 माह तक राज्य सरकार में मंत्री रह सकता है। इसी प्रावधान के तहत उद्धव ठाकरे नियुक्त हुए थे महाराष्ट्र की नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर।
और देश में जब रेलगाड़ियां शुरू हो गईं तो विदेशी सस्ता माल भारत के कोने कोने में पहुंचने लगा, जबकि यूरोप में भारतीय माल को अपनी पैठ बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सो गाइस, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़ा नहीं बल्कि बिल्कुल कम हो गया। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। उसमें इस बात पर रजामंदी हुई थी कि कांग्रेस दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाएगा। गांधी जी के अलावा भी कई लोगों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। कई देशी रियासतों के प्रमुख इसमें शामिल हुए। मुस्लिमों की तरफ से फिर से आगा खां तृतीय, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक सहित दूसरे लोग, वहीं हिंदू समुदाय की तरफ से M.R. जयकर, B.S. मुंजे, नरेंद्र नाथ, दीवान बहादुर राजा ने वार्ता में हिस्सा लिया। मुस्लिम लॉ की पढ़ाई के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसके बाद 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, न कि विलियम जोन्स ने। इसलिए पहला युग्म गलत हो जाता है। इसे हिंदू लॉ और दर्शन के लिए स्थापित किया गया था। अंग्रेजों को जब महसूस हुआ कि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है और प्रशासन तभी अच्छे से चल सकेगा जब हमारे सिविल सर्वेंट्स यहाँ की भाषाओं परंपराओं को बखूबी जानने लगे, समझने लगे। इसके लिए साल 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेलेजली ने करवाई थी, न कि आर्थर वेलेजली ने। इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। ये व्यूअर्स, यहाँ संसूचन करने से मतलब है डिटेक्ट करना। एलिसा एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत 3 स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये स्पेसक्राफ्ट्स ट्रायंगुलर शेप में स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट है जबकि 2 छोटे। ये करीब 1 मिलियन की दूरी का मापन करेंगे। FDI FPI की तुलना में बेहतर माने जाते हैं क्योंकि FDI किसी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि FPI अस्थिर प्रकृति के होते हैं और इनमें संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था से निकल जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फ्यूचर्स शॉक ऑन ऑयल प्राइस फॉल बिलो $0 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वाई ऑयल प्राइसेस फेल बिलो $0 के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। बीते दिनों अमेरिका के तेल बाजार में WTI क्रूड ऑयल यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत माइनस में $40.32 प्रति बैरल तक गिर गई। G20 में शामिल देशों की बात करें तो इसमें शामिल हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आइए जानते हैं क्या है SO2। SO2 मनुष्यों, जंतुओं और पौधों के लिए एक विषैली गैस है। इसकी सूक्ष्म सांद्रता मनुष्यों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा जैसे विभिन्न रोगों का कारण है। SO2 के कारण आंखों में जलन होती है जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू आने लगते हैं। भूगोल से जुड़ा हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है या है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन ही सही है। स्वीट सोरगम, गन्ने का रस तथा स्टार्च वाली सामग्री जैसे मक्का, कसावा एवं मनुष्य के उपभोग के लिए अनुपयुक्त खराब अनाज जैसे टूटा चावल, गेहूं, सड़े हुए आलू को
बायोमास के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। यह ऊपरी समुद्र में मौजूद थर्मल एनर्जी के बारे में जानकारी नहीं देता। दूसरी तरफ OMT से 26 डिग्री सेल्सियस वाली आइसोथर्म की गहराई तक मौजूद ओशन थर्मल एनर्जी का पता चलता है। इस आइसोथर्म की गहराई 50 से 100 मीटर की रेंज में बदलती रहती है। इसके अलावा OMT के द्वारा मानसून आने के 2 महीने पहले यानी अप्रैल में ही वर्षा की मात्रा के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मौजूदा समय में पर्यटक नुब्रा घाटी तक ही सीमित हैं। नुब्रा घाटी सियाचिन का प्रवेश द्वार है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं भी हैं, जैसे केंद्रीय भाग में वायु का तापमान आसपास की वायु के तापमान से अधिक होना चाहिए। वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो ताकि संघनन यानी कंडेंसेशन की गुप्त ऊष्मा जो चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। महासागर की सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। भारत के सबसे बड़े बाघ रिजर्वों में से एक नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भी पूर्वी घाट की नल्ला मलाई पहाड़ियों में स्थित है।